जीडीपी के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा पे जब हम आते हैं तो वो नंबर्स बहुत कम है, $2700 के आसपास है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या चैलेंज है और इसमें सुधार कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हैं, हम अभी अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर पे है और 2-3 साल में हम लोग तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि हमारी जो जनसंख्या है वो पहले नंबर पर पहुंची हुई है। आर्थिक उत्पादन को जनसंख्या से बांट दें तो स्वाभाविक है जो हम हर एक पर कैपिटल लेवल पे जितना उत्पादन है वो कम ही निकलेगा जी। और आपने तो बताया ही कि 2700 के इर्द गिर्द है हम पर कैपिटा इनकम, डॉलर में अगर इसका मापें। इसके लिए हमको 2-3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा सर। पहले तो पर कैपिटा इनकम $2700 है, ये सच है, लेकिन याद रखिए कि हम कहाँ से आए। हाँ, तो 1947 में जब अंग्रेज़ यहाँ छोड़ के गए, वो तो पूरी तरह से हमसे खून चूस के गए। फिर उसके बाद 45 साल तक हम लोगों ने सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांतों पे इस अर्थव्यवस्था को चलाया और ये पूरी तरह से हमें एक तरीके से हमें क्रिपल करके छोड़ के गया। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है जो उस 45 साल में है वो बहुत धीमे गति से बढ़ी। तो इसका नतीजा हुआ कि ये 45 साल हमने व्यर्थ में ही बिता दिए। तो आपकी उम्र कम है, लेकिन जो लोग 1991 के दिनों के बारे में जिनको अभी भी याद है, उनको याद होगा कि 1960 के दशक में हमारे पास खाने के लिए भी मतलब गेहूं वगैरह नहीं थी और हम लोगों को भीख मांग के अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं वगैरह आयात किया। तो उसके बाद 1970 के दशक में महंगाई दर इतनी बढ़ गई कि 71 के युद्ध को जीतने के बावजूद जी उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करने पे आना पड़ा। फिर 1980 के दशक में भी बहुत कठिनाइयाँ थी और अंत में जाके 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद हम लोगों ने आर्थिक सुधारों का जो ये दौर है ये शुरू हुआ, रीबिल्ड करना शुरू करा। तो 91 में याद रखिए कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 360। अभी तो हम लोग 2700 पे हम लोग बोल रहे हैं बहुत कम है। 91 में सिर्फ $360 पर कैपिटा था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम सुधार होने के कारण हमारे कुछ ये जो आर्थिक गति में, विकास दर में कुछ मतलब सुधार आया। तो उसके वजह से जो हम लोग ये 2700 पर पहुंच पाए हैं। तो पहली बात याद रखिए कि हम कहाँ से आए हैं। दूसरी बात है कि अब यहाँ जो हमारी जो दर है वो बहुत अच्छी है। क्यों, मैं समझाता हूँ। पहले तो हमारी जो जनसंख्या में के बढ़ने की जिस दर से हम लोग बढ़ रहे थे जनसंख्या, वो कम घटते घटते अभी 0.5 पे आप पहुँची और घटती जा रही है। तो एक है कि ये जनसंख्या के कारण जो हमारे पास जो एक भार हमको था वो अभी मतलब उतना नहीं है, मतलब घट नहीं रहा है, लेकिन स्टेबल है मोटा मोटा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम एक स्तर पे पहुंचे हैं जहां ये कंपाउंडिंग प्रोसेस का फर्क पड़ने लगेगा। देखिए, आप का जो पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि उसको बढ़ाएंगे भी तो बहुत ही कम ही रहता है, लेकिन 2700 पे जब हम जाके पहुंचे हैं और हमारे जो अर्थव्यवस्था का अभी साइज है अभी $4 ट्रिलियन पे है, तो अब अगर हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कंपाउंडिंग प्रोसेस है। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। हाँ, चक्रवृद्धि। अब चक्रवृद्धि का इसमें एक शक्ति है जो शुरू में लगता है कि ये थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपाउंड होते होते इसका जो असर है बहुत ही शक्तिशाली है। तो हम अब आके इस स्तर पे पहुंचे हैं कि इसका हमें लाभ हमको आने लगेगा जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस आर्थिक दर को बरकरार रखें और इसको चलाए जाए, क्योंकि इसी कंपाउंडिंग से हम अचानक से बढ़ जाएगा। याद रखिए कि
1980 के दशक में हम और चीन एक ही स्तर पे थे। हाँ, पर कैपिटा इनकम ही नहीं, पूरे आर्थिक ढांचे का भी जो साइज है वो मोटा मोटा एक ही था। ठीक है। तो हम में और उनमें जो अभी फर्क आ गया है उसे किस कारण हुआ है? यही चक्रवृद्धि के कारण जी। क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग प्रोसेस है, हम में और उनमें 2-3% का ही फर्क है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी बैठी हुई थी। हम भी बढ़ रहे थे, वो भी बढ़ रहे थे, लेकिन हम में जो फर्क था ये 2-3% का ही था। लेकिन ये जो कंपाउंडिंग प्रतिशत के कारण, ये कंपाउंडिंग जो ये प्रक्रिया है, उसके कारण वो कहाँ पहुंच गए और हम भी बढ़े, लेकिन हम दोनों में उस स्पीड से नहीं बढ़े हम। उस स्पीड से नहीं। अब क्या हुआ है, ये जो इन दोनों में जो फर्क है वो उलट गया है। मतलब अब हम लोग पहली बार पिछले 2-3 साल में हमारा जो विकास दर है वो अब उनसे ज्यादा है जी। अब इसको 20-30 साल तक हम लोगों को बरकरार रख के चलाना पड़ेगा, और यही है, इसी को मेंटेन करना ही मैं कहूँगा ये सबसे मतलब अर्थशास्त्रियों के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कौन सी चीज़ इसमें चैलेंज होती है कि ये तो मेंटेन? बहुत चीज़ें हैं। हाँ। तो इसमें 3 चीज़ों को आपके बारे में सोचना पड़ेगा। पहली बात ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि इसका ये एक भगवान का देन है, ऐसे ही अब कुछ नहीं करे तो ये विकास दर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। नीतियों की ज़रूरत है और नीतियों में सुधार की ज़रूरत है, और हमारे जो इकोनॉमी के उत्पादन की क्षमता है उसको, यानी जिसको कहते हैं सप्लाई साइड, उसमें निवेश करने की ज़रूरत है। और हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार निवेश कर दिया चल पड़ा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें निवेश करते रहना पड़ेगा। तो एक है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाइए। तो हम लोग, आप देख रहे होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा एक निवेश कर रहे हैं। सड़कों, जो हाईवेज हैं, नेशनल लेवल पे जो हाईवेज हैं उनको देखिए, हवाई अड्डों को देखिए, हमारे जो पोर्ट्स वगैरह हैं, इनमें हम लोग निवेश करते हैं। क्यों है? ये हमारी आर्थिक क्षमता को मतलब मजबूत करते हैं। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिससे प्राइवेट सेक्टर आके इसमें निवेश करे। हाँ, बाहर से जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं, यहाँ के निवेश करें। हमारे जो नए जो क्षेत्र हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो भी हो, नए जो टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, उनमें निवेश हो। तो इनमें इनको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों को नीतियाँ, जैसे PLI स्कीम है, ऐसे हम लोगों को करना पड़ता है। तो एक बड़ा मुद्दा है कि सप्लाई साइड, हमारी आर्थिक क्षमता में कंटिन्यूअस हम लोगों को निवेश करने की जरूरत है जी। एक बार कर दिया और चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा। और ये इसीलिए बहुत कठिन है, क्योंकि एक चीज कर दिया फिर स्वाभाविक है, क्योंकि हर कदम पे आपको साधनों की जरूरत होगी। कुछ अगर आप बदलाव लाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे जी। तो ये लोग इसीलिए इस पे लगे रहना बहुत जरूरी। तो ये एक है। दूसरा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि ये जो आर्थिक प्रक्रिया है उसमें संतुलन बनाने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि महंगाई दर 2 से 6% के बीच में रहे। ठीक है। हाँ। दूसरा है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएं। हमारा जो करंट अकाउंट है वो बहुत इतना बढ़ ना जाए अचानक से, जिससे हमारे मतलब एक्सटर्नल अकाउंट्स में दबाव पड़े। हमारे बैंकों को बहुत परिश्रम करके हम लोगों ने साफ किया है, उस पे फिर से उत्पटांग अजीब से जो निवेश करने का एक जो मतलब नियंत्रण के बिना, जैसे उन लोगों ने मतलब लोन वगैरह दिए थे, वैसे कभी फिर से ना होए, क्योंकि अगर हमारी जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें अगर असंतुलन बन जाए तो एक क्राइसिस होने का डर है। तो ये हर एक चीज़, ये सब आर्थिक संतुलन के जो इंडिकेटर हैं वो हमारे पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, नहीं तो ये कभी भी एक क्राइसिस हो सकता है जी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक ज़माना था 1990 के दशक में, जब लोग कहते थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये जो
साउथ ईस्ट एशिया के जो जी। देश हैं, वो जाके मतलब उस जमाने में उनको कहते थे इकोनॉमिक टाइगर्स, आपको याद होगा। अब क्या हुआ, 97-98 में शायद एक एशियन क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा। एशियन क्राइसिस में उनके फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से टूट गई जी। और उससे वो कभी भी उधर उभर के नहीं आ पाए। तो अभी भी वो हाँ हमसे आगे बढ़ गए, लेकिन फिर उस पर बैठ गए, उसी स्तर पर बैठ गए। अभी हम धीरे धीरे उनके पास, और अगर भगवान करे हमें कोई क्राइसिस नहीं, हम हमसे बाहर आगे बढ़ के चले जाएंगे। राइट। लेकिन ये ज़रूरी, इसीलिए मैं इस पे बार बार इस पे बता रहा हूँ कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना, जी। महंगाई को मोटा मोटा नियंत्रण में रखा, वित्तीय घाटे को मोटा मोटा हमारे नियंत्रण में रखना, ये कठिन चीज़ है, क्योंकि हर वक्त आप पे दबाव लगेगा कि इस पे खर्च कर दो, उस पे रेवड़ी दे दो, ये सब आप पे दबाव रहेगा, राजनीतिक दबाव, अन्य दबाव भी रहेंगे जी। तो ये इन पे नियंत्रण रखना, हमेशा निगरानी रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये रहा दूसरा। तीसरी बात है कि हमारे देश में आज भी बहुत लोग बहुत ही गरीब है, मतलब दरिद्र हैं। मैं उनके लिए एक सेफ्टी नेट की जरूरत है। और विकास तो हो रहा है लेकिन इनके पास इसके जो उपलब्धियां हैं, इसका जो लाभ है, वो अगर नेचुरल तरीके से ट्रिकल डाउन से अगर पहुंचे तो ये दशकों निकल जाएंगे और उनको एक तरीके से लाभ ही नहीं मिलेगा जी। तो इसलिए इनके लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत है। जैसे डीबीटी, हाँ, जनधन अकाउंट बनाए गए, करेक्ट, उसमें डायरेक्ट पैसा डाला गया, या बताया गया कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से आपके घर बना देंगे जी, या हम लोगों को आपके गैस के सिलेंडर दें। ऐसे करके डायरेक्ट इंटरवेंशन से इनके लिए एक सेफ्टी नेट बना के रखे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, ये सब करके एक सेफ्टी नेट बना के रखा, और जिससे इनको धीरे धीरे ऊपर लाया जा सके। तो ये तीन, मैं कहूँगा कि मोटा मोटा ये तीन सिद्धांत हैं कि आप विकास दर को बनाए रखें और इसमें निवेश करते जाएं जी। दूसरा है कि हर वक्त आर्थिक संतुलन को बरकरार रखें। करेक्ट। और कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया चलो 1-2 साल हम लोग और तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आगे जाके सिस्टम टूट सकता है। गाड़ी चलाने में जो होता है, एक गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छी तरीके से कीजिए, और गाड़ी चलाने के समय तेज चलाइए जहां आपको मतलब सड़क उस तरीके के हों, लेकिन हमेशा तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और तीसरा है कि जो आपके जो बहुत ही दरिद्र हैं, जिनको किसी तरीके का सपोर्ट की जरूरत है, उनको आप गाड़ी में बैठा दें और उनको ले चलें। करेक्ट। क्योंकि वो उनमें अपनी गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल। तो तीनों सिद्धांतों की जरूरत है, वरना वो ग्रोथ जो हम 20 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा, या वो टूट सकता है या रुक सकता है। टूट सकता है। और देखिए, हम लोग, ये देश एक परिवार है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लगे कि देखिए परिवार के कुछ सदस्य बहुत आगे बढ़ गए हैं और हम लोग ऐसे ही बैठ गए हैं। तो हमेशा सबको थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत है। परफेक्ट सर। इसी से जुड़ा हम लोग समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ जी। ये सिर्फ इसका हमारा जो सिद्धांत है उसका हमने एक नाम भी दिया है, इसका अंत्योदय है। अंत्योदय, हाँ, अंत्योदय का मतलब है जो सिस्टम का जो एकदम सबसे पिछड़ा, जो लोएस्ट डेसाइल है, उसको डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाए। डायरेक्ट सपोर्ट।